नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। कैराना और नूरपुर में आज उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव को 2019 के लिए बीजेपी के साथ साथ विपक्ष के लिए भी लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां 2019 से पहले मोदी मैजिक की परीक्षा होगी, तो दूसरी ओर विपक्ष का गठबंधन कितना असरदार होगा, इसका भविष्य भी आज तय होगा। कैराना और नूरपुर के रण में वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में ईवीएम खराब होने के मामले सामने आए, जिससे मतदान प्रभावित रहा। बड़ी संख्या में लोग बिना वोट डाले ही वापस चले गए, जिसके बाद सपा और आरएलडी इस पूरे मामले की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे। तो वहीं बीजेपी ने भी इलेक्शन कमीशन से चुनाव रद्द कर पुनः मतदान करने की मांग की। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इतनी ईवीएम एक साथ कैसे खराब हुई। सबसे बड़ा सवाल, एक साथ इतनी ईवीएम कैसे खराब हुई, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये कि बड़ी संख्या में खराब ईवीएम से क्या फिर शुरू होगी बैलेट वोट की मांग। बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि ईवीएम खराब होना तकनीकी खामी या फिर किसी खराब नियत की निशानी। क्या ऐसी खराब ईवीएम के भरोसे होगा 2019 का चुनाव। और आखिरी बड़ा सवाल जिस पर आज अखाड़ा होगा, ईवीएम फेल, आखिर क्या है खेल। आज अखाड़ा ऐसे ही तमाम सवालों पर होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं। इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने ये मांग की है कि जहां 1.5 घंटे से ज़्यादा समय बर्बाद हुआ है, उन सारी पोलिंग स्टेशंस पर कल रिपोल कराया जाए, और जहां 1.5 घंटे से कम समय लगा है, उतना एक्स्ट्रा वक्त 6 बजे के बाद मतदाताओं को वोट करने के लिए दिया जाए। उन्होंने जो ये कहा है कि हम कोशिश ही हमारी होगी कि हम किसी भी मतदाता को उसके फ्रेंचाइज, उसके मताधिकार से वंचित न रहने दें। तो हमें लगता है, हम अपना अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन से न्याय मिले लोगों को जो वोट नहीं डाल पाए। इलेक्शन कमीशन ने ये हमको आश्वासन दिया है कि किसी वोटर का भी को हर एक को मौका मिलेगा, लेकिन जो संदेह हो रहा है, जो ऐसा आपने कहा कि जो सरकारी तंत्र वहाँ है उसके ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो मशीन में गड़बड़ी हो, ये बटन नहीं दबाया, वो नहीं दबाया, लेकिन वो जो सरकारी तंत्र के ही हाथ में तो है, ये कौन सा बटन किस टाइम दबाएं, इसलिए लोगों में संदेह है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, हम चाहते हैं और हम विश्वास करते हैं कि इसमें अगर वो रिपोल कराते हैं जहाँ 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, तो देखिए परिस्थितियाँ ठीक होंगी। बात सही है कि इसको इस बार जो है वेरियस टेक्निकल कारण हो या इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो, बहुत ज़्यादा संख्या में वीवीपैट खराब हुई है, और जहाँ तक संभव हो हम लोग रिप्लेस भी कराया जाए। लगातार उसको हमारे सीसी सर भी बात कर रहे हैं, वो भी इसको लेके गंभीर है, और हम लोगों ने बड़ी ओपनली निर्णय लिया है। आप जो बोल रहे हैं कि इसमें जहाँ पे भी टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से यदि मान लें कि पोलिंग बहुत ज़्यादा देर तक रुकी रही है, तो उसको हम लोग डीएम से मैंने कह दिया है कि उसको रिपोल करा दिया जाएगा। ईवीएम फेल, क्या है खेल। आज इसी सवाल के साथ अखाड़ा होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे परिचय आपका कराना चाहेंगे, अमित पुरी जी, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, और अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। वाइजल शुक्ला जी नेता हैं आरएलडी के, हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ कलहन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, और मानस श्रीवास्तव जी एसोसिएट एडिटर थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमित पुरी जी, पहला सवाल मेरा आपसे। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये सब बीजेपी का करना धरना है, जिस वजह से लाखों की संख्या में वोटर प्रभावित हुए, घंटों तक खड़े रहे। आखिर ये खेल है किसका? दो उत्तर। खेल किसका है ये तो इम्पार्शियल इंक्वायरी बताएगी। एलिगेशंस अगर अनसब्सटेंशिएटेड हैं तो स्वीपिंग एलिगेशन किसी चीज को करॉबरेट नहीं करते, करॉबरेटिव एविडेंस चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विपक्ष का ये एलिगेशन हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी स्वीकार करती है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इलेक्शन कमीशन से मिलने गए हैं। लोकतंत्र में मतदाता का अधिकार निर्बाध रूप से मतदान करने का सुरक्षित और संरक्षित होना चाहिए। अब सवाल यहाँ टेक्निकल का ही खड़े हैं। हर चुनाव की मोडस ऑपरेंडी में 2 बातें होती हैं। एक, जब नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है
तो जब बैलेट का युग था तब बैलेट, और अब जब ईवीएम है तो उसके कंट्रोल पैनल और वो एक एक मशीन और उसके पैनल्स की नंबरिंग क्या होगी ये हर प्रत्याशी को दिए जाते हैं, और साथ साथ उनकी रैंडमाइज चेकिंग भी होती है हर राजनीतिक दल के प्रत्याशी के सामने, लोग इंटरेस्ट ले या ना ले, लेकिन उस स्टेज में क्या फैक्ट्स निकल करके आए, क्योंकि ऐसे कोई एलिगेशन पब्लिक डोमेन में नहीं थे। दूसरे, हर मतदान के पहले मॉक ड्रिल एक्सरसाइज होती है। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के समय भी अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी थी तो क्या वो रिपोर्ट हुई, मुझे नहीं लगता। मैंने सुबह से ये तो जब मतदान शुरू होने के बाद कुछ जगहों पर 10-15 जिम्मेदारी किसकी थी अमित पुरी जी? नेचुरली लोकल प्रशासन था, लोकल प्रशासन कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट की होगी जो चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में काम करता है। मनोज यादव जी, सहमत हैं आप अमित पुरी जी की बात से? देखिए, अमित पुरी जी जिस तरह की बातें कह रहे हैं वो तो सिर्फ एक बचने का तरीका है। इतने बड़े पैमाने पे मेरे ख्याल से नहीं, घेरने का तरीका आप बता दीजिए। देखिए, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जवाब उसी में मिल जाएगा। बड़े पैमाने पे ईवीएम में इतनी खराबी आना, और उस वीवीपैट पे जिस पे हजारों करोड़ रुपए, जी मैं वही कह रहा हूँ, हजारों करोड़ रुपए वीवीपैट पे खर्च हुआ, विदाउट टेस्टेड आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोकतंत्र में वाकई बहुत बड़ा खतरा है। मनोज यादव जी, बड़ा सवाल ये कि महेंद्र नाथ पांडे साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर भरोसा है, हम जीत रहे हैं, इसलिए आपकी बौखलाहट है। देखिए, किसकी बौखलाहट है वो गोरखपुर और फूलपुर में पता चल गई, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं। बीजेपी किस तरह से हताश है इस बात की मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकिन मनोज जी, ईवीएम तो हर जगह खराब हुई ना, जाके चुनाव प्रचार में मनोज जी, ईवीएम तो हर जगह खराब हुई, लेकिन आपके प्रत्याशी ने साफ तौर पर यह कहा कि कुछ बाहुल्य इलाके, मुस्लिम बाहुल्य और दलित इलाके ऐसे हैं जहां पर ईवीएम जानबूझकर खराब कराई गई। ये कैसे तय कर लिया? देखिए, बिल्कुल ये एक साजिश वाले लोग हैं, ये हमेशा साजिश करते हैं। जब वीवीपैट नहीं था तब इस तरह दिक्कत नहीं थी, अब वीवीपैट आ गया तो पता चला अब उसमें ये प्रॉब्लम आ गई। और इस तरह की प्रॉब्लम, देखिए मैं एक बात का जिक्र कर रहा था कि हजारों करोड़ रुपए वीवीपैट पे खर्च हुआ है, और अगर किसी व्यवस्था को लाने में इतना पैसा खर्च हुआ तो आपने क्या टेस्ट किया? और आप भारत के तमाम सारे राज्यों का क्या नहीं जानते मौसम किस तरह का है विदाउट टेस्टेड? और ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीजें होंगी लक्ष्मी जी, तो वो लोगों का विश्वास उठेगा सरकारी तंत्र से। इसलिए ये जरूरी है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी करे। बिल्कुल। अंशु अवस्थी, मनोज यादव ने जो कहा, आप इस पूरे मामले में जो 15% जो हमने देखा कि ईवीएम खराब हुई, सबसे ज्यादा नुकसान किसे देख पा रहे हैं? देखिए लक्ष्मी जी, कांग्रेस का तो कुछ है नहीं, लेकिन बाकी जो पार्टियां लड़ रही हैं उनमें से नुकसान किसका है? देखिए, अभी तक जो एक परंपरा आ रही थी कि विधायकों को तोड़ लो, सीबीआई डलवा दो, ईडी रेड डलवा दो, इनकम टैक्स को भेज दो, लेकिन ये बिल्कुल नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि ईवीएम मशीन को खराब कर दो। सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो संवैधानिक संस्था का है, और संवैधानिक जो अधिकार है आम जनमानस का, आम जनता का, उसका नुकसान है। मैं सिर्फ एक मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपनाती है, ठीक है, लेकिन आप कम से कम इन चीजों से बचिए। आम जनता के अधिकारों पर आप अतिक्रमण मत करिए। आप लोकतांत्रिक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं उनको कमजोर कर रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी के आईटी सेल का हेड कर्नाटक चुनाव से पहले कर्नाटक चुनाव की डेट घोषित करता है। प्रधानमंत्री की सुविधा अनुसार हिमाचल प्रदेश की डेट पहले आती है, गुजरात की बाद में आती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 327 बूथ हैं लक्ष्मी जी वहां पर नूरपुर में, यदि 150 बूथों पर दिक्कत होगी तो आप समझ सकते कितना बड़ा रेशियो हुआ। बिल्कुल, मैं देख रही हूं। ये एक साइकोलॉजिकल है कि लोग घंटों खड़े रहें और नाराज होकर चले जाएं, धूप है कि भैया हो गया, अब दोबारा कौन आएगा? मैं सारे मतदाताओं से एक अपील और कर दूं, थोड़ा समय है जो लोग, मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, चाहे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। वहां पर स्थिति क्या है? हमारे रिपोर्टर वहां पर इस वक्त जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे अपडेट ले लें। वाहिदा शुक्ला जी आपके पास आऊंगी, नरेंद्र प्रताप इस बीच हमारे साथ लाइव जुड़े हैं कैराना से। नरेंद्र, फिलहाल जीरो ग्राउंड पर आप क्या देख रहे हैं इस वक्त की, क्या अपडेट आपके पास? कितना फीसदी मतदान हुआ? ईवीएम को लेकर अब क्या स्थिति बनी हुई है? क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? मतदाताओं का क्या कहना है इस वक्त? नरेंद्र, देखिए, जो 5 बजे का जो अपडेट है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाया है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो निश्चित तौर पर नीचे गया है, क्योंकि जो फ्लो था वोटर्स का मतदान केंद्र पर पहुंचने का वो 12 बजे तक ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद 12 से लेकर 3 बजे तक जो वोटर्स हैं बहुत कम तादाद में निकले हैं। उसकी जो वजह थी वो मतदान केंद्रों पर बूथों के सामने जो अव्यवस्थाएं थी उसकी वजह से ये सब हुआ, क्योंकि वहाँ कोई सामियाना नहीं था, कोई बंद जगह नहीं थी, कहीं छत नहीं थी जहाँ पर वोटर खड़े हो सकें। इसके
इसके अलावा जो जिला निर्वाचन के अधिकारियों की और पुलिस की जो तानाशाही रही, उसका खौफ भी वोटरों के ऊपर देखा गया। ये बात खुद चाहे वो आरएलडी की प्रत्याशी तबस्सुम हसन हो, चाहे बीजेपी की मृगांका सिंह हो, दोनों ने स्वीकारी है कि उनके साथ जाती हुई है। और एक तरफ जो ईवीएम मशीनें थी उनमें गड़बड़ियां जो हुई, उसकी वजह से उनके वोटर्स 3-3 घंटे के इंतजार के बाद घर लौट आए। और इसी तरीके से जो वहां पर इंतजाम नहीं थे, खास करके जो मुस्लिम लोग हैं, रोजे रखे हुए जो लोग हैं, उनको कहीं कोई ऊपर सामियाना नहीं था, जिसकी वजह से वो धूप में बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं हो सके और अपना वोट डाले बगैर लौट आए। तो जो वोटिंग परसेंटेज नीचे जाएगा, ये निश्चित तौर पर ये कहें कि एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव है, खास करके उस तरीके का कि सारे वोटर्स को अपना हक वोट डालने का जो है वो मौका मिलना चाहिए, वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया है। और इसके लिए सीधे तौर पर जो जिला निर्वाचन के जो अधिकारी हैं, खास करके जो जिलाधिकारी हैं, वो जिम्मेवार हैं, और उनकी टीम जो है वो इसके लिए लापरवाह है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र, आपका पूरी बातचीत के लिए, इस जीरो ग्राउंड से अपडेट देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ मानस जी भी जुड़ चुके हैं। वाई शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे है, आपका ही नंबर था। सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से आरोप आपने भी लगाया, समाजवादी पार्टी ने भी लगाया, कांग्रेस ने भी लगाया, लेकिन दिक्कत बीजेपी को है, क्योंकि बीजेपी भी चुनाव आयोग पहुंची इसकी शिकायत करने के लिए। तो ये आपने कैसे तय किया कि उन्हीं क्षेत्रों में ईवीएम खराब हुई जहां पर मुस्लिम और दलित बाहुल्य इलाके थे? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों का विश्वास है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा। दूसरी बात, ये सारा जितना कांड हुआ है योजनाबद्ध ढंग से हुआ है। किसकी योजना थी? मुझे अपनी बात कहने दें। योजना किसकी थी सर, बता दीजिए जरा। योजना किसकी थी? वही मैं बता रहा हूँ। योजना कौन करेगा? जो पावर में है, हम थोड़ी करेंगे। बीजेपी ने की है, कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक। अब सुनिए, जब से जितने उपचुनाव हुए, फूलपुर और गोरखपुर तक लेकर के सब में ये हारे। इनको ये लगा कि अब 19 हम हमारे हाथ से गया। तब कल इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नाम पर एक रोड शो किया। सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन दिया था तो इनके सड़क मंत्री ने ये कहा। वाई शुक्ला जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा सवाल ये था, पूरी बात कह रहा हूँ, पूरी बात। डिबेट को घुमाइए मत ना, कल जो हुआ हमने वो कल देखा, फिलहाल हम आज की बात कर रहे हैं ना। आज उसी का तरीका, उसी का नतीजा है। उसका नतीजा ये है कि वहां पर ईवीएम खराब हो गई। पूरा प्लान्ड गेम था। ठीक है। आज क्या नाम से, जैसा कि आपको पत्रकार संवाददाता ने खुद बताया, जी बड़ा आरोप है, जवाब लूंगी आपसे बाद में। ठीक है, ठीक है। शुक्ला जी आ रहे हैं, मानस श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रेक में जाने से पहले सारे कर्मचारी निर्देशित थे, जैसा उनको निर्देश किया गया वैसा उन्होंने किया। ठीक है वाई शुक्ला जी, 2 मिनट रुकिए। मानस जी, पहली बार हमने ऐसा देखा कि आयोग की व्यवस्था के चलते 15% मशीन खराब हुई और हजारों की तादाद में मतदाता घंटों लाइन में लगने के बाद वहां से चले गए। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इससे पहले ये स्थिति आपके सामने कभी आई? और अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बीजेपी है, सीधे सीधे। वाई शुक्ला जी, जरा टाइम दीजिए। मानस जी से सवाल है मेरा, प्लीज आ रही हूँ आपके पास। मानस जी, असल में शुक्ला जी बहुत अति उत्साह में है। हाँ, इससे पहले देखिए, कभी भी ईवीएम की गड़बड़ी की जब सूचना आई तो किसी 1-2 बूथ की बात अलग है कि वहां पर कहीं गड़बड़ी हुई और वो थोड़ी देर में ठीक कर दी गई या रिप्लेस कर दी गई। लेकिन जिस तरीके की ये घटना पेश आई है, निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े करती है और एक जो मतदाता है उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका जरूर पैदा करती है इस बात को लेकर के कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम मशीन कैसे खराब हो गई। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने पहले ही एक लिस्ट जारी की उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि इन्हीं इलाकों में जो ईवीएम की गड़बड़ी है वहाँ पर शिकायतें आ रही हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पहुँच गई और अपनी तरफ से वो ईवीएम गड़बड़ी को लेकर शिकायत करने लगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए फेस सेविंग करने का एक मौका था। उन्होंने खुद शिकायत करके एक तरीके से अपना चेहरा बचाने की कोशिश की है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस बड़े पैमाने पर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ये कहीं ना कहीं मतदाता के मन में आशंका जरूर पैदा करती है। अमित पुरी जी, सीधा आरोप वाई शुक्ला जी ने आप पर लगाया, प्री प्लान था,
पहले मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई, क्योंकि कैराना के जस्ट बगल में आपने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, उसके बाद ये प्री प्लान किया आपने कि किन किन बूथों पर, जहां पर आपको ऐसा लगा कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, दलित बाहुल्य इलाके हैं, जहां आपकी दाल नहीं गलेगी, ये आरोप लगा रहे हैं, वहां पर आपने ये सब किया क्यों? लक्ष्मी, मैं सुन रहा था अभी शुक्ला जी को और उससे पहले एक सपा और कांग्रेस के मित्रों को, जिस स्वीपिंग तरीके से वीवीपैट के ऊपर एलिगेशन लगाए गए। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहां कितनी शिकायतें आई। अभी फूलपुर और गोरखपुर जिसका आप बात करते हैं बीजेपी हारी, लेकिन यहाँ तो मतदाता लौट के जा रहे हैं ना, वहां वीवीपैट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ तो स्पेसिफिक अगर कहीं प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एड्रेस करेगा। ईवीएम और वीवीपैट पर लाठी लेकर दौड़ने से काम नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री के रोड शो का और ईवीएम के गड़बड़ी होने का क्या लेना देना है? ये कुतर्कों की सीमा तक जाकर के और इतनी घटिया राजनीति कि आप किसी समुदाय और जाति विशेष के मतदाताओं को मताधिकार से विहीन करने के लिए ये वीवीपैट का मामला हुआ है। मैं इस आपके मंच से भी बात कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इसका कॉन्ग्लिजेंस ले और एक इंपार्शियल प्रोब हो और बिल्कुल ये जाए और बताए कि कौन सी योजना थी, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे। मनोज यादव जी, मैं इनवाइट करता हूं। मैं एक सवाल उठा रहा हूं, चाहे ब्रेक के बाद जवाब दे दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कल वहां पे रैली में तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में बातें कही, योगी जी ने तमाम बातें की। क्या चुनाव आयोग को किसी तरीके का कोई अपने भाषण में जिक्र किया कि चुनाव बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से होना चाहिए? वो तो सारी व्यवस्थाओं के बारे में बात करते चुनाव आयोग का सब्स्टिट्यूट हो गए क्या? नहीं तो चुनाव ठीक ठाक हो, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कहेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस स्थिति में था पहले और अब कैसा हो गया? ये कहने में उत्तर प्रदेश में कोई आचार संहिता नहीं थी। नहीं हो सकती, कोई आचार संहिता नहीं थी। इसलिए संबंधित लोकसभा में आचार कहीं ना कहीं शुक्ला जी की बात में इसीलिए दम है कि आप षड्यंत्र कर रहे हो। और कौन सा षड्यंत्र, क्या है उसका प्रमाण? मैं एक चीज कहूंगा साथ में, भारतीय जनता पार्टी ने भी शिकायत की है, विपक्ष ने भी की है। हाँ। क्यों ना वहां पर रिपोल हो जाए? अगर दोनों पक्ष राजी तो हैं, कह रहा है ना चुनाव आयोग, कह रहा है कि उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग मंथन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की बात आयोग के विवेक पे छोड़ते हैं चुनाव आयोग वहां पर इसके बारे में अगर रिपोल की बात करते हैं तो एक मिनट अंशुवस्थी, बाइट आई, इलेक्शन कमीशन निकालने में वहां कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अंशुवस्थी, ये बताइए मुझे कि आप कह रहे हैं कि ठीक है वहां पर होना चाहिए दोबारा चुनाव, लेकिन सवाल ये कि ये कैसे आप तय कर सकते हैं कि अगर वहां पर मतदाता वापस लौटा है तो बीजेपी को घाटा नहीं होगा? नहीं, सवाल बीजेपी और विपक्ष के घाटे की बात नहीं है। सवाल ये है, आपके संवाददाता ने भी कहा कि वहां हजारों लोग लौट गए वीवीपैट की वजह से, तो क्या मताधिकार अवरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? मेरा सिर्फ सीधा सवाल ये है, क्या संवैधानिक जो अधिकार है वो उसको पूरा मिला कि नहीं मिला? तो उसको रिपोल कराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ढोंग क्यों रच रही शिकायत का? असली बात है कि शिकायत करने में भी इनकी परमिशन लेके शिकायत करें। भैया पीछे से कंट्रोल डेमोक्रेसी है, अपनी बारी का इंतजार करिए सर प्लीज। देखिए इन्होंने पूरा प्रयास किया। अंशु अवस्थी, एक बात मुझे ये बताइए, किस पैमाने पर आप तय करेंगे कि कोई शिकायत करने आता है ढोंग कर रहा है और कोई करने जा रहा है तो वाकई शिकायत कर रहा है? ये कौन सा पैमाना आपने तय किया कि सपा आरएलडी पहुंचे तो उनकी शिकायत थी, बीजेपी पहुंची तो ढोंग था? ये पैमाना बताइए तौर से। ये भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष गया तो जनता में ये मैसेज न जाए कि ये डकैती डाल रहे हैं लोकतंत्र पे, इसलिए इन्होंने ढोंग रचा शिकायत का। मैं तो मांग करता हूं, अगर संपूर्ण विपक्ष और पक्ष दोनों राजी हैं तो चुनाव आयोग, मेरा मानना है कि कोई अधिकार नहीं बनता कि वो रिपोर्ट ना करे। अमित पुरी, आपको कोई दिक्कत है सर? मैंने दोबारा चुनाव होता है? मैंने बीच में ही कहा कि चुनाव के बारे में उसके कंडक्ट और सुप्रीडेंस का पूरा अधिकार चुनाव आयोग का है, और अगर चुनाव आयोग ये फैसला लेता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मानस जी, आपने सबकी बातों को सुना, लेकिन एक सर यहाँ पर जो अहम चीज है वो ये है कि सबसे बड़ा जो नुकसान हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि मतदाता का हुआ है। जनता भाजपा की वजह से मतदाता का हुआ सर। देखिए इस तरीके से जो गड़बड़ी पेश आई, अगर इसमें अगर रिपोल नहीं करा जाता तो ये माना जाएगा कि एक तरीके से ये मतदाता पर भी नहीं, एक तरीके से लोकतंत्र पर कुठाराघात होगा ये, क्योंकि लोकतंत्र में मत का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। आपको अपनी सरकार, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का एक आपको अधिकार दिया गया है, संविधान के तहत ये आपको अधिकार दिया गया है, उसमें इस अधिकार की व्याख्या की गई है। तो लिहाजा यहाँ जहाँ पर भी हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरे संसदीय क्षेत्र में कराइए, लेकिन कम से कम उन जगहों पर जहाँ पर ईवीएम में खराबी आई है वहाँ पर जरूर रिपोर्ट होना चाहिए। इससे चुनाव आयोग की जो एक गुडविल है वो भी मजबूत होगी, जो सत्ता पक्ष है उसकी भी ईमानदारी पर जो है वो
एक तरीके बिल्कुल सही उसकी ईमानदारी भी जाहिर होगी और विपक्ष जो है जो बार बार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी और आयोग चुनाव की साजिश है, तो कम से कम उनको भी खामोश होने का मौका मिलेगा और उनको भी इत्मीनान हो जाएगा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कुल मिलाकर के चुनाव में जीते या हारे कोई भी, लेकिन लोकतंत्र परास्त नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए चुनाव आयोग को। बिल्कुल, इसी के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद सवाल लगातार ये बना हुआ है, ईवीएम फेल आखिर क्या है? छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, खड़ा जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईवीएम फेल क्या है खेल? आखिर बड़ी संख्या में एक साथ ईवीएम कैसे खराब हो गई? 2019 का चुनाव भी आ रहा है, क्या इसी उम्मीद के साथ ऐसी ही ईवीएम पर 2019 का चुनाव हम करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, 1 घंटे तक लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान मतदाता का हो रहा है। कई जगह कई बूथों पर ऐसा हमने देखा कि 2.5 घंटे तक मतदाता लगातार लाइन में लगा रहा, रोजा रख रहे हैं कुछ लोग, वो बिना पानी के वहां पर लगे रहे, लेकिन उनको मताधिकार का इस्तेमाल वो नहीं कर पाए। मानस जी, मेरा एक अहम सवाल है सर आपसे, पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि चुनाव आयोग की भारी अव्यवस्था रही कहीं ना कहीं, जिसके चलते प्रबंधन पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इस चूक की वजह क्या रही और क्या लगता है आपको, क्योंकि 2019 में भी ईवीएम पे चुनाव हो रहा है, तो क्या ये स्थिति इस लायक है? नहीं, देखिए, जो स्थिति है निश्चित तौर पर बड़ी शर्मनाक स्थिति है और इसके लिए सीधे तौर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कि खुद जिलाधिकारी होते हैं, ये सीधे तौर पर उनकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि देखिए, ये जो कोई भी चुनाव होता है तो ये उसके लिए पहले से तैयारी की जाती है। यहाँ पर बैठे जितने भी सीनियर लोग हैं इन सबको पता है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल लोग हैं, सब कई चुनाव कंडक्ट करवा चुके हैं। तो ये एक तैयारी होती है कि सबसे पहले जब चुनाव की अधिसूचना जारी होती है उसके बाद प्रशिक्षण दिया जाता है। जो भी मतदान कर्मी होते हैं, जो बूथ पे तैनात किए जाते हैं, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो या उसके नीचे के जो कर्मचारी होते हैं, सबको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार इसका प्रोसेस होता है। और उसके बाद वहाँ पर जो ईवीएम होती है वो चेक की जाती है, पूरी जितने सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो देखे जाते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना, और हमेशा बैकअप रखा जाता है कि अगर कहीं मान लीजिए किसी इलाके में ईवीएम में गड़बड़ी आती है तो तत्काल 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के भीतर वहां पर ईवीएम चेंज करके उसके बाद मतदान सुचारू कर दिया जाता है। ये एक प्रोसेस है, हम लोग सालों साल से देखते चले आ रहे हैं। तक ईवीएम का चेंज ना हो। मैं इसी बात कर रहा हूँ। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो इतने लापरवाह थे कि उन्होंने उनके लिए इस महत्वपूर्ण चुनाव की उनकी नजर में कोई अहमियत नहीं थी, उनकी तैयारी में चूक रह गई। और दूसरा ये कि जिस तरीके से जो संपूर्ण विपक्ष जो है वो जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, संदेह पैदा कर रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी एक साजिश भी हो सकती है, तो दोनों ही एंगल पे इस पे सोचा जाना चाहिए, दोनों ही एंगल पे इसमें जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी इलाकों में ईवीएम खराब हुई है, जिन भी बूथ पे, वहां पर रीपोल कराया जाना चाहिए। आवश्यक है, लोकतंत्र जीवित रहे इसके लिए, और सत्ता पक्ष के लिए भी आवश्यक है, ताकि उसकी भी ईमानदारी, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो जनता की नज़र में धूमिल ना हो। इसके लिए भी बहुत ज़रूरी, कि कहीं ना कहीं इस पे जो सवाल खड़े होंगे कल, अगर ये रिपोल नहीं होता है तो आप समझिए कि इस 1-2 सीट को लेकर के संपूर्ण विपक्ष जिस तरीके से सरकार की ट्रांसपेरेंसी पे, उसकी नीयत पे सवाल खड़े करेगा, तो जनता में भी गलत मैसेज जाएगा और चुनाव आयोग की जो अपनी छवि है वो बहुत धूमिल हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि इन सभी जगहों पर रिपोल कराया जाए जहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी आई है। अंशु अवस्थी, देखिए, मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बता दूं, मानस जी ने कहा बिल्कुल सही है कि जिला निर्वाचन आयोग है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा होती है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी है। जिलाधिकारी की मैं एक बात जोड़ दूं, फैक्ट्स ठीक रखो। मैं एक बात जोड़ दूं, मेरी बात पूरी हो जाए सर, आप फैक्ट्स ले आइएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। किस तरीके से गोरखपुर के घटनाक्रम में देखा, मैं आपके ही चैनल पे बैठा था, 10 राउंड की काउंटिंग होने के बाद 2 राउंडिंग के रिजल्ट घोषित कर रहे थे मिस्टर राजीव रौतेला। किस तरीके से प्रधानमंत्री जी गुजरात में रोड शो कर रहे थे वोट डालने के नाम पर, चुनाव आयोग में शिकायत का कोई कार्रवाई नहीं होती। गोरखपुर में सब लक्ष्मी जी, फूलपुर में सब ठीक रहा। मीडिया को किस तरीके से गोरखपुर में रोका गया है, मेरी तो मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया चैनल्स का, कि किस तरीके से वहां पर लोगों को रोका गया कि आप बाहर रहेंगे। तो बार बार प्रयास किया जा रहा है। ये इन्होंने एक नया रिसर्च करके एक टेक्निक निकाली है कि लोगों को वोट ही न डालने दो। मैं फिर कहता हूं, यदि ये रिपोल नहीं होता है तो निश्चित तौर से यह माना जाएगा कि चुनाव आयोग किसी तरीके से बायस्ड है और वो पक्ष ले रहा है। मैं अनुरोध करता हूं संवैधानिक संस्थाएं, मोदी जी आप कमजोर मत करिए सिर्फ अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए। अमित पुरी जी, निजी स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं को आप कमजोर क्यों कर रहे हैं? बड़ा आरोप आप पर। बिल्कुल सही।
देखिए, कांग्रेस एक पॉलिटिकल हैबिट में है। 2014 के चुनाव गठबंधन तो यहाँ भी नजर आ रहा है सर, एक स्वर में तीनों के स्वर है। हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस एक पॉलिटिकल हैबिट में है कि देश में चुनाव लड़ेगी और पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान बैठ करके ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हटाओ, और उनके नेता राहुल गांधी कहेंगे इस देश की सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान से बदतर है, यहाँ के चीफ जस्टिस के साथ मॉब लिंचिंग की गई और यहाँ के चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान के आपके मंत्री पहली बात कहते हैं कि गन्ना क्यों किसान बोल रहा है और पाकिस्तान से आप चीनी मंगाते हो। नहीं, लोकतांत्रिक संस्थाओं की लोकतांत्रिक संस्थाओं की चिंता है और हमें ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे, 70 साल बाद हम जीते तो इलेक्शन कमीशन और ये कहते हैं और हम हारे तो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट हमें सुने तो सुप्रीम कोर्ट को बधाई और लोया के फैसले में सुप्रीम कोर्ट खिलाफ फैसला दे तो सुप्रीम कोर्ट कंडेम ठीक नहीं चला। ये डबल स्टैंडर्ड कर रहा है। जस्टिस लोया के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं जस्टिस चलेंगे। लोया के मामले में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्या आरोपी है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सवाल ये कोई नहीं है, उठाते हैं, कोई नहीं है। आप लोग संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। ये फैसला कांग्रेस दफ्तर से आएगा कि कौन हत्या का आरोपी है। हत्या आरोपी कि वो सुप्रीम कोर्ट को जांच क्यों नहीं कराते? कांग्रेस चाहती है जांच कि क्यों वो नहीं कराते? सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस करे। राफेल डील में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी है। अब राफेल आ गई, 536 करोड़ का दीवान आप बस लेंगे 1600 करोड़ में। अंशु जी कैराना पर डिबेट कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी है, कैराना पर डिबेट जांच को क्यों नहीं होती? रखिए, JPC अंशु क्यों जी नहीं? कैराना पर डिबेट को रखिए ना प्लीज, मैं सिर्फ कैराना पर डिबेट को रखिए। कि और प्रधानमंत्री जी से मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं बात बार-बार। कर्नाटक में भी कर लेते हैं, हम देखिए मान रहे हैं लक्ष्मी कि यहाँ पर जी, नुकसान हो नहीं, रहा है कर्नाटक में मतदाताओं हुआ ना। का, मतदाताओं का नुकसान यहाँ पर भी हो रहा है। वोटर कार्ड पाए गए ठीक है, लक्ष्मी जी, कांग्रेस पार्टी के भाजपा के नेता नेता के यहाँ के वोटर कार्ड ठीक पाए है। जाते हैं, चुनाव वाइस शुक्ला जी, चुनाव हो रहा है। वाइस देखिए, शुक्ला जी, सरकार अगर वोटर है। रिपोर्ट होती है तो फिर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के नेता के खिलाफ दोबारा वोटिंग होती है तो आपका क्या मत है? किसान पूरी वाइस तरीके शुक्ला से जी, नाराज है। ठीक है, शुक्ला जी जवाब देखिए, दीजिए। पहली बात तो पुरी साहब ने कहा कि योजनाबद्ध नहीं था तो कल 5 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल दाम की राहत क्यों दी गई? नहीं, आप क्या गन्ना के नंबर एक सबूत, आपके सबूत मांगा था। हम जात और धर्म में विश्वास नहीं करते, हम किसान के जात को मानते हैं और किसानी हमारी जाति है, इसलिए सारा मतदाता प्रभावित हुआ है। मतदाता का संवैधानिक अधिकार छीना गया है, इसलिए हम कहते हैं कि इसको रिपोल होना चाहिए या निष्पक्ष रूप से जांच करके और जहां जहां गड़बड़ हुआ उसको ठीक किया जाए। देखिए, महेंद्रनाथ पांडे जी ने भी उस बात को कह दिया जो बात यहाँ पे हमारे अमित पुरी जी कहना चाहते हैं, और वो जो समाजवादी पार्टी पे अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि गड़बड़ियां क्या इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है क्या? वो सोशल मीडिया की बात मैं करूं, सारे के सारे अंधभक्त हैं क्या? चश्मा लगा के आप राजनीति करते हो? अगर चुनाव आयोग मान रहा है उस बात को कि गड़बड़ियां हो गई हैं, हम विपक्ष की हैसियत से उस पे सवाल उठा रहे हैं, फिर आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम गड़बड़ी वाली पार्टी हैं। ऐसा ये कौन, क्यों नहीं? आपकी योजनाएं क्या है? आप किस तरीके से चुनाव कराना चाहते हैं? एक आरोप और उसका प्रमाण। एक मिनट, आप आदर्श गांव की बात करते हैं, एक आदर्श चुनाव एक आदर्श चुनाव नहीं करा सकते। और जिस तरीके से लक्ष्मी जी इन्होंने पूरे देश को 2014 के बाद कंफ्यूज कर दिया, वैसे सारी संस्थाओं की जिम्मेदारियों को, उनकी अकाउंटेबिलिटी को कंफ्यूज कर दिया और इस देश की जनता के दिमाग में 2 सवाल डाल दिए, और उन 2 सवालों में इस देश की जनता हमेशा कंफ्यूज रहती। इट्स रॉन्ग, इट्स राइट। अभी चुनाव प्रचार लगता है जारी है, खत्म नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी को अपनी आप समझिए और देश को सही रास्ते पे सही दिशा में ले चलने के लिए आपको इस देश की जनता ने चुना है, ना कि कंफ्यूज इंडिया बनाने के लिए नहीं। न्यू इंडिया चाहिए हमें, लेकिन कंफ्यूज इंडिया नहीं चाहिए। ठीक है मानस जी, एक बात आप अहम समझिए, जिस तरीके से मनोज जी भी कह रहे हैं, सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से एंड टाइम पर मतदाता ये सोचकर जाता है कि उसको किस मुद्दे पर वोट देना है, आखिर वो कैसे चुनेगा, किसे चुनेगा। यहाँ तो मतदाता को सर ईवीएम के बारे में सोचने के लिए सिर्फ समय मिला, उसको ये सोचने का समय ही नहीं मिला कि वो किस मुद्दे पर जाए, अपनी समस्याओं को देखे, चेहरे को देखे, जातिगत गोलबंदी को देखे। यहाँ तो उसका सर समय ही नहीं उसको दिया गया।
क्या ये भी एक एंगल आप देख रहे हैं इसका, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए ये कोई एंगल मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह का भी कोई मतदाता के मन में कहीं कुछ विचार चल रहे होंगे। मतदाता तो इस बात से अनभिज्ञ था कि ईवीएम जब जाएगा मतदान केंद्र पर तो ईवीएम खराब होगी। और रही बात, मतदाता का हमेशा एक मानसिकता होती है कि जिसको वो पसंद करता है उसको लेकर के वो पहले से मन बनाना शुरू कर देता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि बूथ तक पहुंचते भी जो मन इसलिए बदल जाता है, और इसीलिए बूथ पे जो कर्मचारी, बूथ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है, वो इसलिए भी नियुक्त करती हैं कि जो लास्ट मोमेंट होता है उस वक्त तभी मतदाता ये कोई अपने पाले में खींचा जा सकता है, एक तरीके की उसका जो मन है उसको बदला जा सकता है, तो प्रयास किया जाता है। लेकिन मतदाता कभी ये सोच के नहीं जाता है कि वो मतदान केंद्र पे जाएगा तो वहां पर ईवीएम को खराब मिलेगी या वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हो तो फिर मतदाता जाए ही क्यों मतदान केंद्र तक? लेकिन सर आरएलडी प्रत्याशी तबस्सुम साफ तौर पर इसका कह रही हैं कि नहीं, पहले से ये था कि इन क्षेत्रों में इन बूथों पर यहाँ पर मशीन में गड़बड़ी होगी। नहीं तो अगर उनको पहले से जानकारी थी तो उनको पहले शिकायत करनी चाहिए थी। या तो हो सकता है कि उनको कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त हो गया उनको इस तरीके का, तो वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर उनको इस तरह का आशंका थी तो वो शिकायत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त नहीं कहा। वाहिद शुक्ला जी, अगर पहले से शिकायत थी या इस तरीके की आशंका थी तो आखिर क्यों नहीं किया? हमने 10 सेकंड सर, समय समाप्त हो रहा है मेरे पास। हमने एक हफ्ता पहले से शुरू कर दिया शिकायत करना। आज भी सुबह मैं था एक चैनल पर, उसमें मैंने देखा कि पहले सपा और राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधिमंडल जा करके, हमने सर खुद ये बताया, मैंने खुद इस बात का जिक्र किया। भाजपा का बाद में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। अमित पुरी जी खाना पूर्ति करने पहुंचे थे, पहले तो समाजवादी पार्टी आरएलडी पहुंची थी। पहले हमारा गया है, उसके बाद भी इनका गया है। मुझे लगता है कि राजनीति के पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लेवल की अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, इस लेवल तक जो ये तू में डिबेट बनाई जा रही है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव बच्चों का खेल नहीं है। बेसिक इशू ये है कि अगर बीजेपी ने टेम्परिंग कराई है, बीजेपी का शो मी द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बीजेपी तो शर्मनाक राजनीति, शो मी द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक पिछले 45 मिनट में बीजेपी तक नहीं आया। इस देश ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी के लेवल तक जाकर कुतर्कों की राजनीति। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सवाल ये कि कहीं ना कहीं जो मतदाताओं में भ्रम बना हुआ है ईवीएम को लेकर, जो संशय प्रकट होता है, और जाहिर सी बात है जब घंटों मतदाता खड़ा रहता है और उसको घंटों तक ये लगता है कि ईवीएम में खराबी है और उसे मौका नहीं मिलता, तो उसके मन में भी एक संशय बरकरार रहता है। 2019 से पहले कहीं ना कहीं ऐसे सभी संशय को खत्म करना होगा ताकि मतदाता बेझिझक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, लोकतंत्र को कोई खतरा ना हो सके, तमाम जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का दौर खत्म हो सके। अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।